Hello everyone, welcome to my channel. I'm doing a video lecture series on Indian Evidence Act. In the previous video, we finished section 6. Now let's start with section 7. So section 7 is about facts which are the occasion, cause or effect of fact in issue. चलिए पढ़ते हैं section 7. Open your Bare Act. Facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afford an opportunity for the occurrence or transaction are relevant. तो क्या बोलता है सेक्शन 7? सेक्शन 7 ये बोलता है कि वो फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के कॉज या इफेक्ट हैं वो भी रेलेवेंट होंगे, या जो फैक्ट ओकेजन या अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करते हैं फॉर द अकरेंस ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट वो भी रेलेवेंट होंगे. तो सेक्शन 7 में कौन कौन से फैक्ट्स रेलेवेंट होंगे? पहला तो जो फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ओकेजन. दूसरा जो बताता है कि व्हाट द कॉज ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. थर्ड द इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. फैक्ट्स विच प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द हैपनिंग ऑफ प्रिंसिपल फैक्ट, या फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच द प्रिंसिपल फैक्ट हैपेंड. अब ये ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग्स, ये सब क्या होते हैं? चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं. तो चलिए समझते हैं व्हाट इज ओकेजन. ओकेजन इज अ नेचुरली एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस जो सेटिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द रॉन्ग टू टेक प्लेस. सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो ओकेजन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फॉर द हैपनिंग ऑफ फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट, उनका एविडेंस हम दे सकते हैं. चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जब हम सेक्शन 5 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक केस बताया था, संतोष सिंह वर्सेस स्टेट थ्रू सीबीआई, ऑल्सो नोन एज प्रियदर्शनी मट्टो केस. तो अगर आपने वो पढ़ा है, एंड ऑल्सो जब हम सेक्शन 6 पढ़ रहे थे तो हमने उसमें भी मैंने आपको एक केस बताया था, कपूर सिंह राणा वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. तो इन दोनों केस में आपने नोटिस किया होगा कि द गर्ल वॉज अलोन एट होम. उन दोनों ही केस में लड़की, जब क्राइम कमिट हुआ तो लड़की घर पे अकेली थी. अक्यूज ने इस ओकेजन को देखा एंड ही कार्व्ड आउट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस ओकेजन. इस ओकेजन से उसे मौका मिल गया और एंड अक्यूज विक्टिम के घर पहुंच गया टू कमिट द क्राइम. ऑल्सो इन दिल्ली गैंग रेप केस, उसमें ओकेजन क्या था कि दोनों विक्टिम बस स्टॉप पे अकेले थे, काफ़ी रात भी हो चुकी थी. दे टुक अ लिफ्ट इन अ प्राइवेट बस. सो दे बोर्डेड द बस, और बाहर से बस के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था. बस में क्या हो रहा है कुछ भी नहीं देख सकते थे बाहर से. और बस के अंदर काफ़ी ड्रंक मैन थे जो कि बहुत ड्रंक थे, और कोई दूसरे पैसेंजर्स भी नहीं थे. सो दिस वॉज द एंटायर ओकेजन. इस सिचुएशन का सभी अक्यूज ने फ़ायदा उठाया एंड दे कमिटेड द हीनस क्राइम. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉज. Cause is the immediate incident or reason which makes a person do a particular offense. So, cause immediate factor होता है जिसकी वजह से कोई act या incident होता है. Cause explain करता है कि कोई particular act क्यों हुआ है. It helps the court to connect a person with the act. तो कोई act वही person करेगा जिसके पास cause है उस act को करने का. For example, एक के पास पैसों की कमी हो जाती है. He is running short of money, so he took a loan. A लोन लेता है, बट A इस फैक्ट को बिल्कुल डिनाई करता है कि मैंने तो कोई लोन नहीं लिया. तो हम ये फैक्ट प्रूव कर सकते हैं कि लोन लेने से तुरंत पहले A के पास पैसों की बहुत कमी हो रही थी. सो दिस इज़ द कॉज फॉर टेकिंग अ लोन. तो ये सर्कमस्टांस हम एविडेंस में दिखा सकते हैं कि ए के पास पैसों की कमी हो रही थी, तो यही कॉज हो सकता है कि ए ने लोन लिया था. नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि कॉज मोर और लेस सेम है एज मोटिव इन सेक्शन 8, बट मोटिव और कॉज में थोड़ा डिफरेंस है. कॉज इज द इमीडिएट स्पार्क एंड मोटिव इज द लार्जर गोल. सो कॉज इमीडिएट स्पार्क है और मोटिव लार्जर गोल है जिसकी वजह से कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, ए और बी में झगड़ा हो जाता है. उस झगड़े में
ए बी का मर्डर कर देता है। अब मर्डर का कॉज होगा क्वारल, और मोटिव ये होगा कि ए बी से रिवेंज लेना चाहता था, ए बी से कोई बदला लेना चाहता था, इसलिए उसका मर्डर कर दिया। सो क्वारल इज द कॉज एंड मर्डर इज द मोटिव। नाउ what is the difference between occasion and cause? So occasion is the setting in which the offense was committed. On the other hand, cause is that incident or circumstances which resulted into the offense being committed. तो जब ऑफेंस कमिट हुआ उस टाइम जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस थे, उस टाइम जो सेटिंग थी वो पूरे सीन की, दैट विल बी द ओकेजन। और कॉज क्या होगा? कॉज इज दैट फैक्टर या इंसिडेंट जिसने अक्यूज को पुश किया वो ऑफेंस कमिट करने के लिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल इन आरुषि मर्डर केस, उसमें ओकेजन क्या था कि घर पे उस वक्त 4 लोग थे, मिस्टर एंड मिसेस तलवार, आरुषि एंड हेमराज जो सर्वेंट था। आरुषि और हेमराज के रूम एडजेसेंट थे एंड दे हैड कंबाइंड टॉयलेट एंड नो वन एल्स वॉज देयर इन द फ्लैट, जो घर पे और कोई भी नहीं था वहाँ। सो दिस वॉज द ओकेजन। और इसमें कॉज क्या होगा? कॉज ऑफ द मर्डर वॉज द सेक्शुअल एक्ट बिटवीन आरुषि एंड हेमराज। तो ये इंसिडेंट, इस इंसिडेंट ने स्पार्क किया एंगर, ये एक्ट देख के विच वॉज द कॉज फॉर दिस मोमेंट, फॉर द इंसिडेंट। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब समझते हैं व्हाट इज इफेक्ट। व्हेन सम रॉन्ग इज कमिटेड इट लीव्स some mark behind it. This mark is called effect. Every act leaves behind certain effect which not only record the happening of the act but also throw light upon the nature of the act. For example, अगर हम देखते हैं कि सब जगह पेड़ गिरे हुए हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि शायद एक स्टॉर्म आया था। सो ये उस स्टॉर्म का इफेक्ट है। फॉलिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर इज द इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म। या अगर सब जगह पानी भर गया है, सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ अ हैवी रेनफॉल। तो इसीलिए सेक्शन 7 में जो फैक्ट्स जो इफेक्ट होते हैं फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के, वो भी रेलेवेंट होते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्राइम सीन में शूज़ के फुटप्रिंट मिलते हैं, सो दीज फुटप्रिंट विल बी रेलेवेंट एज इफेक्ट, क्योंकि ये बताते हैं कि अक्यूज उस रास्ते गया होगा या वहाँ पे ये पर्सन प्रेजेंट था जिसके फुटप्रिंट मिले हैं। नाउ सपोज किसी पर्सन पे राइट का केस चल रहा है कि उसने किसी राइट में हिस्सा लिया था और उस पर्सन की बॉडी में बहुत सारे इंजरीज हैं, चोट के निशान हैं, तो इससे पता चलता है कि उसने राइट में पार्ट लिया था, ही टुक पार्ट इन द राइट। सो दोज इंजरीज आर द इफेक्ट ऑफ टेकिंग पार्ट इन द राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज कार्व्ड आउट फ्रॉम सम एग्जिस्टिंग सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। दीज एग्जिस्टिंग सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, इनको हम बोलते हैं ओकेजन, और अपॉर्चुनिटी को ओकेजन में से कार्व आउट करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज कार्व्ड आउट फ्रॉम द ओकेजन। सो एविडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये शो करता है कि वो कोई एक्ट उसी पर्सन ने किया होगा जिस पर्सन के पास मौका होगा उसे करने का। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ आर वर्सेस रिचर्डसन, अगर आपने ये केस पढ़ा है तो इस केस में रिचर्डसन अक्यूज्ड होता है और एंड ही किल्ड अ यंग गर्ल इन द कॉटेज। वो बच्ची अपने कॉटेज में अलोन अकेली रहती है, दिस इज़ द ओकेजन। और जिस वक्त मर्डर हुआ होता है उस बच्ची का, उस वक्त रिचर्डसन अपने ऑफिस पे होता है, काम जहाँ पे वो काम करता है, और वहाँ पे उसी वक्त जिस वक्त मर्डर हुआ था उसी वक्त वो अपने वर्कर्स को बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे स्मिथ शॉप पे जाना है, और बट ही लाइज, और वो जाता है कॉटेज में उसका मर्डर कर देता है। सो दिस फैक्ट, जो ये फैक्ट कि रिचर्डसन ने अपने वर्कर से झूठ बोला कि मैं स्मिथ शॉप पे जा रहा हूँ, ये रेलेवेंट है क्योंकि ये बताता है कि दिस गेव द अक्यूज द अपॉर्चुनिटी टू कमिट द ऑफेंस। So occasion may be naturally or artificially existing circumstances, and opportunity is the active thing done by the wrongdoer or carved out by the wrongdoer from the occasion. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक जंगल में एक आइसोलेटेड घर में रहता था। उसके घर के आसपास कोई भी घर नहीं था, वो जंगल में अकेले रहता था। एक दिन उसके घर के आगे
बी की कार ख़राब हो जाती है और उसी रात बहुत बारिश हो रही होती है। तो बी ए के पास जाता है और शेल्टर मांगता है, उससे बोलता है कि बहुत बारिश हो रही है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे एक दिन रुकने दे दो। तो ए अलाउ कर देता है। ए और बी साथ में डिनर करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग ए की डेड बॉडी मिलती है और बी मिसिंग होता है और घर का सारा सामान चोरी हो चुका होता है। सो द फैक्ट कि ए एक आइसोलेटेड घर में रहता था और जो रात में जो प्रीवियस नाइट के जो सर्कमस्टांसेस थे कि बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और गाड़ी ख़राब हो गई थी, सो दीज फैक्ट्स आर द ओकेजन। और इसी ओकेजन से बी ने मौका ढूंढा, बी कार्व्ड आउट द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दिस ओकेजन एंड कमिटेड द ऑफेंस। सो circumstances in which desired act by wrongdoer is committed is called opportunity. Now let's understand what is state of things. State of things is a set of circumstances existing and repeating over a period of time, and it forms the platform for the happening of some event. It provides credibility, trustworthiness or believability to the circumstances. So state of thing वो set of circumstances होते हैं जो डेली रिपीट होते हैं, इफ़ नॉट डेली देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो काफ़ी टाइम तक रिपीट होते रहते हैं एंड दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एनी एक्ट टू टेक प्लेस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ थिएटर एक्स, इस थिएटर में डेली 2:30 पे एक शो, जब मूवी शो चलता है एंड उस थिएटर के आसपास 2 से 2:30 तक डेली वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, ओवर क्राउडेड हो जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाती है रोड पे। और जब मूवी स्टार्ट होती है दैट इज़ आफ्टर 2:30 एकदम वहाँ सन्नाटा हो जाता है, सब खाली हो जाता है, ट्रैफिक भी कम हो जाता है। तो ये वहाँ पे ये उस थिएटर के पास डेली होता है, डेली 2 से 2:30 वहाँ भीड़ हो जाती है और 2:30 के बाद वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। और जब 5 बजे मूवी छूटती है फिर से वहाँ पे ट्रैफिक और ओवर क्राउडेड हो जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाता है। सो ये चीज़ रिपीटेड हो रही है, डेली अकर हो रही है। सो दिस इज़ अ स्टेट ऑफ थिंग। नाउ ओकेजन इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी इज़ कार्व्ड आउट फ्रॉम द ओकेजन। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गांव होता है, देयर इज़ अ विलेज। उस गांव के पास एक हर्मिट रहता है, यानी एक साधु रहता था और वो रोज़ शाम को लोगों को प्रीच करता था, यानी उपदेश देता था। तो उस गांव के सभी लोग भी शाम को उस हर्मिट के पास उसकी प्रीचिंग्स को सुनने जाते थे और इसीलिए 4 बजे के बाद पूरे गांव में सन्नाटा होता था, क्योंकि गांव के सभी लोग उस हर्मिट के पास गए होते हैं। सो द एंटायर विलेज इज़ वेकेंड आफ्टर 4 in the evening. नाउ दिस इज़ द स्टेट ऑफ थिंग। अब एक दिन इसी तरह जब गांव के सभी लोग साधु के पास गए होते हैं उसके उपदेश को सुनने, इसी ओकेजन में एक डाकुओं का गैंग आता है। अब वो डाकुओं का गैंग इस ओकेजन में उन्हें मौका मिल जाता है, दैट इज़ दे कार्व आउट एन अपॉर्चुनिटी और पूरा गांव वो लूट लेते हैं। सो दे कमिट द ऑफेंस ऑफ डकॉइटी। सो ओकेजन is a part of state of things and opportunity is carved out from the occasion. So this is state of things, this is occasion and this is opportunity. I hope आपको ये clear हो गया है. Now let's look at the illustrations. The question is whether A robbed B. The fact that shortly before the robbery B went to a fair with money in his possession and he showed it or mentioned the fact that he had it to a third person are relevant. तो A बहुत सारे पैसे लेके गया मेले में और द फैक्ट कि ये बात उसने बताई भी कि किसी थर्ड पर्सन को कि आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं. सो दिस इज रेलिवेंट एज ओकेजन फ्रॉम विच A carved out an opportunity and he robbed B. A को यहाँ पे मौका मिल गया. The question is whether A murdered B. Marks on the ground produced by a struggle or at or near the place where the murder was committed are relevant fact. तो जब मर्डर हुआ, जब इंसिडेंट होता है तो उसके मार्क्स भी होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होते हैं. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट. तो जब मर्डर हुआ तो उसका स्ट्रगल जो है वो उसके भी ये भी हमें मिलेगा. सो दिस इज़ रेलिवेंट एज इफेक्ट.
The question is whether A poisoned B, the state of B's health before the symptoms ascribed to poison, and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant fact. तो A को सब कुछ पता था B के बारे में, B कब क्या लेता है कब क्या नहीं, और उससे उसने मौका ढूंढ लिया कि कब बिल्कुल सही टाइम होगा B को पॉइजन देने का. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी. एंड ऑल्सो स्टेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि उसको बी के हेल्थ के बारे में भी सब पता होता था, ऑल द बी का क्या स्टेट है पॉइजन लेने से पहले. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी. विद दिस वी आर, आज हम बस इतना ही करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेक्शन 7 जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.